जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अनंतनाग के कुल चोहर इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद की है। साथ ही इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। बड़ी कामयाबी सेना को लगातार इस तरह के एनकाउंटर्स को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले 2 महीने में देखा कि 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए हैं। अलग अलग आतंकी संगठनों से है ये। अशरफ वानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, अभी भी एनकाउंटर चल रहा है? यहाँ ये मुठभेड़ खत्म हो गई है। ये रात को शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि रूनीपोरा एक गांव है जो अनंतनाग जिले में आता है, वहां पर कुछ आतंकी एक घर के भीतर छुपे हैं। उसी के बाद साझा तौर पर पुलिस, CRPF और सेना की तरफ से साझा तलाशी अभियान शुरू हुआ था। जो ही उस घर के पास सुरक्षा बल पहुंचे जहां मिलिटेंट छुपे थे, वहां पर गोलीबारी हुई। 3 शव बरामद हुए हैं। तीनों की पहचान होनी भी बाकी है और जो मुठभेड़ की जगह है वहां पर एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल पुलिस को मिले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के दौरान, जो कि जून 2020 है, अभी तक जो है 38 मिलिटेंट जो है अलग अलग मुठभेड़ों में, जो 13 मुठभेड़ें कश्मीर में इस महीने के भीतर हुई हैं, उनमें मारे गए हैं। और अगर इस साल का आंकड़ा देखें तो अभी तक 116 जो है मिलिटेंट अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों की करेंगे, क्योंकि दिल्ली से कोरोना को खत्म करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। लेकिन इस बीच सियासत का दौर भी जारी है, जहां तैयारी और इंतजामों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रोज रिकॉर्ड तोड़ते नए आंकड़े दिल्ली को दहला रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 2889 संक्रमित मिले। 24 घंटे में कोरोना से 65 लोगों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 3306 लोग ठीक हुए। दिल्ली में अब तक 83,077 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से अब तक 2623 लोगों ने दम तोड़ा। जिस रफ्तार से दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से राजधानी में सियासत भी अपना गियर बदल रही है, जहां केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने सामने हैं। एक बार फिर अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के खिलाफ शुरुआती तैयारियों को लेकर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एक दूसरा निर्णय आ गया कि दिल्ली के बाहर के व्यक्तियों को दिल्ली में इलाज नहीं कराया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली के बाहर का हूं। मैं भला कहां जाऊंगा अगर मुझे कुछ होता है तो? दिल्ली देश की राजधानी है। बहुत सारे राज्य के लोग यहां पर रहते, आते हैं, जाते हैं। आसपास के राज्यों से, जैसे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से ढेर सारे लोग यहां बसते हैं। ऐसा करना संभव नहीं था, तो वो निर्णय को केंद्र सरकार ने बदला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे। न जगह बचेगी, न बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर था। मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई। अमित शाह के इन आरोपों ने दिल्ली की सियासत को गर्म कर दिया। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की मदद को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं इस जंग में कांग्रेस भी उतर आई। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि वो अकेला इस बीमारी से लड़ सकता है, या कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो 10 दिन पहले मैदान में आया और उसने मैदान में आते ही सबको हरा दिया और कोरोना महामारी खत्म हो गई, कोरोना भाग गया हिंदुस्तान से या दिल्ली से भाग गया, और उस व्यक्ति ने 10 दिन में कोरोना रूपी राक्षस को परास्त कर दिया, ये बड़ा हास्यास्पद है। आज पूरा देश कयामत का सामना कर रहा है अमित शाह जी, और इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर प्रधानमंत्री ने जनवरी के अंदर लॉकडाउन लगा दिया होता और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी होती, तो आज देश पूरा महफूज होता। बेहतर यही है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को हराने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलजुल कर काम करे,
तभी कोरोना परास्त होगा और तभी दिल्ली वालों के ज़हन से कोरोना का खौफ भी जाएगा, क्योंकि राजधानी के हालात गंभीर हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना के मामले में राजधानी दिल्ली मुंबई को पछाड़कर नंबर 1 पर आ गई है। दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार ऐसी है कि हर कोई कोरोना के खतरे से सहम गया है। अब दिल्ली की कोशिश ये है कि इस बड़े संकट का आकलन कर उस पर प्रहार किया जाए। इसके लिए सेरोलॉजी टेस्ट की शुरुआत की गई है। गली गली कोरोना का खतरा है, डगर डगर चुनौती है। अस्पतालों में कोरोना पीड़ित भरे पड़े हैं, जगह कम पड़ने लगी है। उन चुनौतियों ने ही दिल्ली को अलर्ट होने पर मजबूर कर दिया। कई स्तर पर राज्य और केंद्र सरकार की पहल दिखने लगी है। ये उसी का एक हिस्सा है। दिल्ली में शनिवार से ही इसकी शुरुआत हो गई। इसके तहत 20,000 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। 10 जुलाई तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मेडिकल टीम सैंपल कलेक्शन करेगी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के सुझाव पर इसकी शुरुआत हुई। सीरोलॉजिकल सर्वे टीम में एक डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, टास्क फोर्स के सदस्य और आंगनबाड़ी की महिला स्टाफ शामिल हैं। ऐसी कई टीमें दिल्ली के सघन आबादी वाले इलाकों में जाकर रैंडम सैंपल जुटाएंगी। पहले दिन इसका आगाज नबी करीम और मोतिया खान इलाके में हुआ। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुद सैंपल कलेक्शन का जायजा लिया। ये एक नए तरीके का टेस्ट है, इसे हम सीरो टेस्ट बोलते हैं। सीरम से लिया जाता है, ब्लड से लिया जाता है। आज पूरी दिल्ली में इसकी शुरुआत हो रही है। इससे ये पता चलेगा कि आपको पहले कोरोना हो चुका है क्या। हो सकता है अभी आप ठीक हो, लेकिन पहले हो सकता है होके ठीक हो गया हो। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, तो इसको एंटीबॉडीज टेस्ट बोलते हैं या सीरम टेस्ट है ये। इससे बड़े पैमाने पर दिल्ली में ये पता चलेगा कि कितने लोगों को कोरोना हो चुका है। सीरोलॉजिकल सर्वे कई लिहाज से बेहद अहम है। इसके तहत किसी एक घर में किसी एक सदस्य का सैंपल लिया जा रहा है। उसकी जांच कर देखा जाएगा कि संबंधित शख्स के खून में एंटीबॉडीज बनता है या नहीं। इस सर्वे के जरिए ये भी देखा जाएगा कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए उन पर वायरस का कैसा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में सीरोलॉजिकल सर्वे से इस बात का आकलन हो सकेगा कि वायरस ने दिल्ली को किस हद तक अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। लिहाजा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी और दिल्ली सरकार की संयुक्त टीम ने इसकी शुरुआत कर दी है। ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर्स की और साथ ही साथ टास्क फोर्स की एक टीम पहुंची हुई है। लैब टेक्नीशियन भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी निगरानी में यहाँ पर ये सर्वे किया जा रहा है। जो ब्लड टेस्ट लिया जाता है उसकी रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर आती है और एक घर से एक सदस्य को ही रैंडमली चुना जाता है। राजधानी के सभी इलाके इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। लिहाजा लोगों की चिंता है कि जल्द से जल्द टेस्ट कराया जाए और इस महासंकट से लोगों को उबारा जाए। दिल्ली के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देश भर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 5 लाख के पार जा चुका है, तो दिल्ली में केस 80,000 के पार जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक राजधानी में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 80,188 है। बीते 24 घंटे में 2,948 नए मामले सामने आए, जबकि 66 मरीजों ने जान गंवाई। दूसरी ओर राहत भरी खबर यह है कि दिल्ली में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 49,301 हो गई है। फिलहाल 28,329 एक्टिव केस हैं। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली कितनी बड़ी मुश्किल से घिरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सीरोलॉजिकल टेस्ट और अन्य इंतजाम इस मुसीबत से निपटने में काफी कारगर साबित होंगे। अंकित यादव के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार के बीच महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,64,000 के पार पहुंच गई। इसके अलावा मुंबई में 75,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार के बीच पटरी पर लौटती जिंदगी का सबूत हैं ये सैलून। सरकार की इजाजत के बाद रविवार से महाराष्ट्र में सैलून खुल गए, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इनमें तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। हेयर कटिंग करने वाले जहां पीपीई किट पहनकर कटिंग करेंगे, वहीं ग्राहकों के लिए टेम्परेचर की जांच से लेकर
सुरक्षा के जरूरी उपाय भी किए गए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि लोग इस भ्रम में ना रहें कि 1 जुलाई से लॉकडाउन और वायरस दोनों खत्म हो जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां लॉकडाउन लागू किया जाएगा, लेकिन लोग सावधानी बरतें। हे हळूवार का करतो आहोत आपण? याचं कारण अजूनही संकट नाही टळलेलं। केवळ आणि केवळ अर्थचक्राला एक गती द्यायला आपण सुरुवात करण्यासाठी म्हणून एक एक गोष्टी आपण उघडत चाललेलो आहोत। एखादी गोष्ट उघडली म्हणजे धोका टळलाय, आता आपण बिनधास्त, अजिबात नाही। कृपा करून तशा गैरसमजात, तशा भ्रमात राहू नका। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में हालात अब भी गंभीर हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 5,493 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में सूबे में 156 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7,429 हो गया है। कुल मिलाकर राज्य में कोरोना के 1,64,626 केस हैं, जिनमें से 70,607 केस एक्टिव हैं। अच्छी बात यह है कि 86,575 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में 1,287 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 75,539 केस सामने आ चुके हैं। मुंबई में अब तक 4,371 लोगों की मौत हो चुकी है। जहां एक तरफ मुंबई में ऐसा माना जा रहा है कि कोविड केसेस का पीक आ चुका है, वहीं पर मुंबई से सटे ठाणे, नवी मुंबई ऐसे इलाकों में कोविड केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। नवी मुंबई में 10 जगहों पर कंटेनमेंट जोन, लॉकडाउन जैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि वहां से एसेंशियल सर्विस के अलावा और कोई शख्स बाहर ना आ सके। माना जा रहा है कि ये कदम नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बढ़ते केसेस के ध्यान में रखते हुए उठाया है। मुंबई पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों के साथ भी सख्ती बरत रही है। एक दिन में ऐसे 4,864 वाहनों को जब्त किया गया। इन सब के बीच महाराष्ट्र के अकोला से परेशान करने वाली खबर आई। यहां अकोला सेंट्रल जेल में 50 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हें जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं उनके संपर्क में आने वालों को क्वारंटीन कर उनकी जांच की जा रही है। अकोला में धनंजय साबले के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। अब बात अगले साल हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की, जिस पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर उत्तराखंड सरकार माथापच्ची कर रही है। हालांकि अभी तक कुंभ के आयोजन को टालने का फैसला नहीं किया गया है। कुंभ की सदियों पुरानी परंपरा पर भी अब कोरोना का असर देखने को मिल सकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जिस कोरोना ने ताला लगा दिया, त्योहार और जिंदगी जीने के तरीके को बदल दिया, अब उस कोरोना का संकट दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ पर मंडरा रहा है। राज्य सरकार महाकुंभ को टालने को लेकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती, जिसको लेकर मंथन जारी है। जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो अधिकृत संस्था है हमारे संतों की, उन्होंने ये कहा है कि हमको परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना है। अभी 6-7 महीना बाकी है और फरवरी माह में ही क्या परिस्थितियां बनती हैं, उसके हिसाब से हमको निर्णय लेना चाहिए। संकट की इस घड़ी में हरिद्वार के तमाम संत सरकार के साथ कोविड को लेकर खड़े नजर आ रहे हैं। महाकुंभ को 2021 से टालकर 2022 में कराने का भी सुझाव आया है। साधुओं का कहना है कि अगर कोरोना से हालात नहीं सुधरते तो महाकुंभ का आयोजन टालने में कोई बुराई नहीं। ऐसे में सांकेतिक कुंभ का विकल्प भी तैयार किया गया है। जहां तक कुंभ का मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द और हमारे जो अखाड़ा परिषद के महामंत्री जी ने बोला है कि अगर परिस्थितियां विपरीत रहती हैं तो उस समय जैसी व्यवस्था रहेगी, सूक्ष्म रूप में साधु संत जो अपने इष्ट देवता और कुछ सन्यासियों के साथ में अखाड़ों का जो स्नान की परंपरा है उसका निर्वहन तो किया जाएगा। कोरोना एक राष्ट्रीय आपदा है और इसमें चाहे वो कावड़ी यात्रा हो या कुंभ हो, जो भी सबके हित के लिए जरूरी है वो कदम हमें उठाने पड़ेंगे। बाकी हमारी आस्था हमारे हृदय में है, हमारा भगवान हमारे हृदय में है। हरिद्वार में लोगों को उम्मीद है कि 2021 में होने वाला महाकुंभ अपनी पूर्ण गति से लोगों के मन की निराशा को खत्म करेगा।
मेले की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। अगर बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी तैयारियां करनी पड़ती हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म वर्क्स पहले ही हो जाएंगे और जो काम बचते हैं वो वैसे काम हैं जो टेम्पररी हैं, जो कि वैसे भी अक्टूबर नवंबर में शुरू होते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देखना होगा कि उस वक्त पैंडेमिक का नेचर क्या रहता है और उसी अनुसार कुंभ का जो पर्व है उसका जो स्वरूप है वो डिसाइड हो पाएगा। हरिद्वार आने वाली कांवड़ यात्रा पर पहले ही ग्रहण लग चुका है। चारों धाम की यात्रा को बंद कर दिया गया है। ऐसे में कुंभ का आयोजन भले ही न टला हो, लेकिन हरिद्वार में कुंभ की वैसी रौनक दिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर हर तरह गंगा जल के लिए लोगों ने अलग अलग सामान रखे हुए हैं, प्रसाद की दुकानें हैं और छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों की दुकान भी है। इनको इस बात से ये उम्मीद जागी है ज़रूर है कि कम से कम अब इनकी दुकानें चल पड़ेंगी। लोगों का आवागमन धीरे धीरे शुरू हो चुका है, जो कोविड की वजह से पूरी तरह से बंद हो गया था। लेकिन शायद इनको ये मालूम नहीं कि अभी इनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है कोविड-19 की वजह से। कोरोना का सबसे ज्यादा असर उन व्यापारियों पर पड़ा है जो धार्मिक आयोजनों पर निर्भर थे। श्रद्धालुओं की कमी ने आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। व्यापारी वर्ग और गंगा सभा मानती है कि इस नुकसान की भरपाई करना अभी संभव नहीं है, मगर गंगा मैया की कृपा से जिंदगी एक बार फिर ट्रैक पर लौटेगी। कुंभ के अंदर जितने देश के लोग हरिद्वार आते हैं, उतने ही लोग विदेशों से भी कुंभ को देखने आते हैं, तो निश्चित उससे देश की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। हम पूर्ण रूप से आशावान हैं कि जितने भी हमारे स्नान हैं वो सब सामान्य होंगे। माँ गंगा की कृपा से ये शीघ्र कोरोना संक्रमण जो है 2-3 महीने में जो अपनी पीक है इससे वापसी आकर स्थिति को सामान्य करेगा और निश्चित ही कोई ना कोई औषधि, कोई दवा भी इसके लिए विकसित होगी और हम सभी हरिद्वार वासी, देशवासी हम कुंभ में सामान्य रूप से सम्मिलित हो पाएंगे। सैकड़ों साल पुरानी महाकुंभ की परंपरा आज तक नहीं रुकी। बड़ी बड़ी विपदाओं के बीच आस्था का महाकुंभ जारी रहा, लेकिन इस बार हालात काफी जुदा हैं। दिलीप सिंह राठौर, हरिद्वार आज तक। कुछ समय पहले कोरोना संक्रमण पर काबू पाने में कामयाबी के लिए भीलवाड़ा मॉडल चर्चा में आया था, लेकिन भीलवाड़ा में हुई एक शादी से ऐसा कोरोना फैला कि मॉडल तार-तार हो गया। कलेक्टर ने इस मामले में दोषी परिवार पर 6 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगा दिया है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन तस्वीरें गवाह हैं कि कोरोना काल में न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग और न मेहमानों की संख्या का कोई ख्याल रखा गया। इसका जो नतीजा हुआ, इस पैसे को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाना पड़ेगा। दिलीप तिवारी, भीलवाड़ा आज तक। टिड्डियों का आतंक कई साल बाद देखने को मिला है, जो तेजी से देश के कई शहरों तक पहुंच चुका है। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक वीडियो बनाकर शेयर किया, जिसमें उनके घर के आसपास टिड्डियां ही टिड्डियां दिखाई दे रही हैं, जो ये बता रहा है कि किस तरह देश की राजधानी दिल्ली के आसपास टिड्डियां पहुंच चुकी।
आसमान में उड़ता टिड्डियों का ये दल उत्तर भारत के कई शहरों में दहशत मचा रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के घर की हैं, जहां पाकिस्तानी टिड्डियां आसमान में दम भर रही हैं। सहवाग ने इसका वीडियो बनाकर शेयर किया है, जो बता रहा है कि किस तरह देश की राजधानी दिल्ली के आसपास टिड्डियां पहुंच चुकी हैं। इस वक्त टिड्डियों का सबसे ज्यादा आतंक उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में टिड्डियों ने किसानों के बीच आतंक मचा दिया है। किसान थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज और कौशाम्बी में किसानों की फसल पर कहर बरपाने के बाद प्रतापगढ़ में टिड्डी दल ने आसमान से जमीन तक कब्जा कर लिया है, जिसके निशाने पर किसानों की फसलें हैं। टिड्डियों के हमले से धान की नर्सरी, मक्का, जोंधरी, उर्द, मूंग, हरी सब्जी और बाजरा की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। मथुरा में भी टिड्डी दल ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। फसल बर्बाद होते देख किसानों ने टीन कनस्तर को डंडे से पीट कर शोर मचाया और टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। अलीगढ़ में पाकिस्तानी टिड्डी दल ने गुरुग्राम दिल्ली की ओर से खुर्जा से होते हुए सीमा में प्रवेश कर फसल पर हमला बोल दिया, जिसके साथ ही जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए टिड्डियों को भगाने का प्रयास शुरू कर दिया। टिड्डियों का दल अभी भी जिले के कई इलाकों में अपना डेरा डाले हुए है। ये देखो कितना नुकसान होगा इससे तो करोड़ों से ऊपर का नुकसान है। किसानों के पूरे खेत, पूरी फसल जितनी भी है, काफी मतलब नुकसान हो गई है। और ये जो बाग है आम के, उसमें भी पूरा इन्होंने मतलब तहलका मचाया है, पूरा नुकसान कर दिया। टिड्डियों का ऐसा आतंक कई सालों बाद देखने को मिला है, जो तेजी से देश के कई शहरों तक पहुंच रहा है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है और शिवसेना के सांसद संजय राउत ही सुशांत केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। दोपहर सामना के इस लेख में संजय राउत ने लिखा है कि ये हत्या नहीं है, उसने सीधे अपने ही घर में आत्महत्या की। इसके बाद संजय राउत ने पूछा कि फिर महिलाओं और इंडस्ट्री के लोगों से 11-11 घंटे पूछताछ की जा रही है, ये किस लिए? संजय राउत ने सुशांत की यशराज फिल्म्स के साथ हुए करार की जांच पर भी सवाल उठाए। राउत ने पूछा, इस करार से कौन सा सूत्र हाथ लगेगा? दोपहर सामना की संपादक सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे हैं और लेख एक शिवसेना के सांसद का है। ऐसे में बीजेपी ने जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा दिया। जब मुख्यमंत्री के घर का अखबार इस प्रकार से मुंबई पुलिस के काम पर संशय जताएगा, उन पर दबाव बनाएगा कि क्यों आप पूछताछ कर रहे हो, तो ये तो सीधा सीधा उनको संदेश है कि इस मामले को रफा दफा कर दीजिए, कोई पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे केंद्र की ओर से एसआईटी गठित किए जाने की मांग कर चुके हैं, जिसमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और एनआईए को शामिल किए जाने की मांग की गई है। मुंबई पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती। जो फिल्म इंडस्ट्री में तत्व हावी हैं, उनको जांच करने में मुंबई पुलिस उतनी इक्विप्ड नहीं है। मान लीजिए कि विदेश में हवाला के जरिए पैसा गया, तो वो पीएमएलए का केस है। तो पीएमएलए का केस जो है इस देश में केवल एक ईडी ही जांच करती है। इस बीच एक्टर नाना पाटेकर पटना में सुशांत के घर वालों से मिलने पहुंचे। नाना ने केस से जुड़े मीडिया के तमाम सवालों को टाल दिया। कुछ नहीं, उनके पिताजी से मिला और मैं क्या कर सकता हूँ, बस पिताजी से मिला उनको। मुंबई पुलिस के मुताबिक वो सुशांत सुसाइड केस की जांच हर एंगल से कर रही है। अब तक उसने 27 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। मुंबई से विद्या के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।